देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट या 8वां प्रकार है संख्या तथा संख्या पद्धति में, ठीक है, वह क्या है, रूढ़ संख्याएं, ठीक है, या उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं भी बोलते हैं। ओके, तो उसका इंग्लिश पहले देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं उसको, ठीक है, रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्याओं को। ओके, तो उसका डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है उसका डेफिनेशन, कि वो प्राकृत संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती है। ओके, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, इसके आगे कहा अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक। ये क्या संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होके अनंत तक जाती हों। समझ में आ रहा है? तो देखिए प्राकृत संख्याएं ऐसी जो केवल स्वयं और एक के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आप 2 ले लीजिए, ठीक है, यह किससे, एक तो स्वयं से विभाजित होती है, स्वयं मतलब 2 से ही, ठीक है, 2 से ही विभाजित होती है, कितने बार में, एक बार में, ठीक है, या 1 से विभाजित होती है, हर एक संख्या 1 से विभाजित होती है। आपने ये रूल पढ़ा है कि किसी भी संख्या में 1 से भाग दोगे तो वह कितना, वही संख्या उसका भागफल निकलता है। इसका मतलब क्या, वह संख्या 1 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। ओके, तो कोई भी संख्या या प्राकृत संख्या ऐसी जो केवल स्वयं और 1 से विभाजित होती है और किसी से भी नहीं होती है, वह क्या, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। देखिए आपके नाम से ही पता चलता है, क्या है नाम, अभाज्य, मतलब जिसमें भाग ना लगता हो। समझ में आ रहा है? तो केवल 2 और 1 से जिसमें, या आप बोल सकते हैं स्वयं से और 1 से भाग लगे, वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग। ओके, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, क्या है इसका एग्जाम्पल, देखिए 7, ठीक है, देखिए 7 किससे, एक तो 1 से विभाजित होती है और 7 से विभाजित होती है, स्वयं और 1 के अलावा और किसी से भी विभाजित नहीं हो रही है। ओके, तो यह क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। वैसे ही आपका क्या, आप 11 ले लीजिए, 11 भी आपका केवल 11 और 1 से विभाजित होती है और किसी से भी विभाजित नहीं होती। इसका मतलब क्या हो गया, यह आपका अभाज्य संख्या हो गया। ओके, वैसे ही आप 13 ले लीजिए, ठीक है, 17 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, आप 23 ले लीजिए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। जो संख्या स्वयं और 1 को छोड़ के किसी से भी विभाजित नहीं होती हो, वह संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, क्या निकालने बोला है, इसमें जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन आपका अभाज्य संख्या है। ओके, तो यहाँ देखिए 99 जो है आपका पहला ऑप्शन, यह 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। कितनी बार में, इसको 33 से जब गुना करोगे तो विभाजित हो जाएगा पूरी तरह। आप आगे इसी चैप्टर में विभाज्यता के नियम पढ़ोगे, उसमें और अच्छे से बताया गया है कि 3 से या कोई नंबर कैसे पता करोगे कि वह विभाजित हो रही है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 99 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप 3 का विभाज्यता का नियम इसमें लगाओगे तो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन चूंकि आपको यहाँ पे पता नहीं है विभाज्यता का नियम, तो बस इतना जान लीजिए कि यह 3 से विभाजित हो रहा है कितने बार में, 33 बार में। ओके, 33 बार कहने का मतलब 33 गुना 3 करोगे तो आपका 99 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 28 है, यहाँ पे 28 किससे, आपका 2 से विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम सबको क्या था, अगर अभाज्य संख्या है इसका मतलब इसको 1 और 28 से ही केवल विभाजित होना था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या, ये 2 से भी हो रहा है, आपका क्या 4 से भी विभाजित हो रहा है और बहुत सारी संख्याओं से हो रहा है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। ओके, वैसे ही 31 देखते हैं। यहाँ देखिए जब आप 31 को भाग दोगे किसी भी संख्या से तो आपको पता चलेगा यह मात्र 1 और 31 से ही भाग खा रहा है, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो क्या 31 को पूरी तरीके से विभाजित करे। ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा,
अभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि यही तो कंडीशन है आपका। क्या बोला गया है कि अगर वह स्वयं और एक के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती है तो वह क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ क्या, एक और स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित नहीं हो रही है, तो आपका आंसर कौन सा नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ओके, लेकिन आप चौथे नंबर को भी देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। ओके, यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्या है, 72। यह 1 से तो विभाजित हो रहा है, 72 से भी विभाजित हो रहा है, और क्या 2 से भी विभाजित हो रहा है यह, ठीक है। यह क्या आपका 4 से भी विभाजित हो रहा है। ओके, यह 3 से भी विभाजित हो रहा है। तो आपको क्या था, केवल आपको 1 और 72 से ही विभाजित होता तभी यह क्या अभाज्य संख्या कहलाता, लेकिन यहाँ तो और भी संख्याएं हैं जिससे यह विभाजित हो रहा है, तो यह भी आपका आंसर नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो आपका क्या 1, 2 और 4 नंबर हट गया, तो आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि 10 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बताया था मैंने, बीच में जब बोले, देखिए अगर 10 और 30 तक, ठीक है, या बोले 10 से 30 तक, 10 से 30 तक बोले जब, तब आपको क्या करना है, 10 को लेना है, उसके बाद 10 से लेके 30 तक इन सारे संख्याओं को, इसके बीच में जो संख्या है उसको भी लेना है, और 10 और 30 को भी लेना है, क्योंकि 30 तक बोला है आपको लेने, ठीक है। लेकिन जब आपको क्या बोले, बीच बोले कि 10 और 30 के बीच में, तो आपको क्या करना है, 10 और 30 को नहीं लेना है। समझ में आ रहा है। तो 10 और 30 को नहीं लेंगे तो क्या क्या बचेगा, आपका 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। 30 को तो लेना नहीं है हमको, और ना 10 को लेना है। तो अब इसके बीच में आपको पता करना है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या थी, जो खुद को और एक को छोड़ के किसी और से विभाजित ना हो रही हो। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे 11, देखिए यह मात्र 1 और 11 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो यह आपका अभाज्य संख्या होगा। 12 क्या आपका 1, 12, 2, 3 सबसे विभाजित होता है, तो ये भी नहीं होगा। आपका 13 अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि यह 1 और 13 से होता है। 14 आपका 2 से भी विभाजित हो रहा है, तो ये नहीं होगा। 15 आपका 5 से भी विभाजित हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 16 भी नहीं होगा, क्योंकि यह 4, 2 सबसे विभाजित हो रहा है। 17 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह 1 और 17 से ही विभाजित हो रहा है बस। फिर आपका 18 देखिए 2 से विभाजित हो जाता है, तो यह नहीं होगा। 19 आपका मात्र 1 और 19 से विभाजित होता है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ओके, यहाँ 20 आपका नहीं होगा, क्योंकि यह 2 से विभाजित हो रहा है। 21 3 से विभाजित हो रहा है। 22 2 से हो रहा है। 23 आपका अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि यह 1 और 23 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है या भाग नहीं खाता है, तो यह अभाज्य संख्या हो जाएगा। 24 भी नहीं होगा, क्योंकि यह 2 से विभाजित है। 25 भी 5 से विभाजित है, तो नहीं होगा। 26 2 से विभाजित है। 27 3 से विभाजित है। 28 2 से विभाजित है। आपका 29 क्या हो जाएगा, आपका 1 और 29 से ही विभाजित होता है और किसी से नहीं होता है, इसलिए यह क्या अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो देखिए कितने अभाज्य संख्या आपको प्राप्त हुए, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6। तो आपका आंसर क्या 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 6 अभाज्य संख्याएं आपको कितने 10 और 30 के बीच में मिला है। समझ में आ रहा है। अगर तक बोलता, ठीक है, 10 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तब हम क्या करते, 10 और 30 दोनों को इंक्लूड करते, ठीक है। तो यहाँ पे 10 और 30 को इंक्लूड नहीं करना है या नहीं रखना है इसमें। ओके, अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रकार क्या है आपका संख्या का, यौगिक या नम्मा प्रकार है, यौगिक संख्याएं। इसको इंग्लिश में कंपाउंड नंबर भी कहते हैं। ओके, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, कि वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा कम से कम एक दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है, यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ रहा है। ऐसी संख्याएं, ठीक है, जो एक और खुद से तो विभाजित हो ही रही है, लेकिन इन दोनों को छोड़ के कम से कम
ऐसी एक संख्या हो जिससे भी यह विभाजित हो रही है। जैसे आप 12 ले लो, यह देखिए क्या हो रहा है, 1 से भी विभाजित हो रहा है, 12 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है, और 3 से भी, और 4 से भी, और 6 से भी। तो यह क्या 2 से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यौगिक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अगर मात्र 2 संख्याओं से विभाजित होता तो यह क्या होती, रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्याएं कहलाती। ओके, तो आप ये भी याद रख सकते हो, आपकी जो अभाज्य संख्याएं होती है उसका यह एक गुण होता है कि वह मात्र 2 संख्याओं से विभाजित होती है। किससे, मात्र 2 संख्याओं से विभाजित होती है। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, जैसे आपका क्या हो गया, 12 लिए आप एग्जाम्पल, तो यह क्या 2 से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो यह क्या हो जाएगा आपका यौगिक संख्या। ठीक है, अब जैसे 4 लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल आप 4 लीजिए, इसमें देखिए क्या हो रहा है आपका, इसमें आपका 1 से और 4 से तो विभाजित हो ही रहा है, यह और किससे, 2 से भी विभाजित हो रहा है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका यौगिक संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और एग्जाम्पल आपको देखना है तो आप ले लीजिए कितना, 9 ले लीजिए, यह भी आपका क्या हो रहा है, 1 से, 9 से और 3 से भी विभाजित हो रहा है। तो यह कितने, 2 से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित हो रहा है। या आप बोल सकते हैं 1 या स्वयं के अलावा कम से कम एक दूसरी संख्या से भी विभाजित हो रहा है, या किससे, 3 से भी हो रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, यौगिक संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं कि आपका जो 1 है, ठीक है, यह आपका यौगिक है या क्या है, अभाज्य संख्या है, यह पता करिए। तो आप 2 मिनट सोच के मेरे को बताइए, वीडियो पॉज करके सोचिए और आप बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यह सोचा होगा कि 1 जो है यौगिक संख्या है या 1 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। बहुत लोगों ने यही 2 ऑप्शन सोचा होगा। ठीक है, देखिए आपका जो 1 है यह ना ही आपका अभाज्य संख्या है ना ही आपका यौगिक संख्या है। अब बोलिए कैसे। देखिए अभाज्य संख्या का आपका कंडीशन आपने क्या पढ़ा कि कम से कम 2 संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, एक तो 1 हो गया और दूसरी स्वयं की संख्या। ओके, लेकिन यहाँ जो आप भाग देते हो 1 को, तो किससे, यह मात्र 1 से विभाजित हो रहा है। समझ में आ रहा है। 1 बोल लीजिए या स्वयं बोल लीजिए, दोनों तो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ कितने संख्याओं से, एक ही संख्याओं से विभाजित हो रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या का गुण क्या था कि मिनिमम या कम से कम 2 संख्याओं से विभाजित होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो एक ही संख्या से विभाजित हो रहा है, तो यह अभाज्य संख्या तो होगा नहीं। ओके, अब देखिए आपको यौगिक संख्या में क्या था, कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित होना ही चाहिए। ठीक है, एक तो 1 हो गया, दूसरा वह खुद का स्वयं का संख्या हो गया। ओके, और तीसरा एक अलग संख्या जिससे वह विभाजित हो रही हो। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 जो है आपका मात्र 1 से ही विभाजित हो रहा है। ठीक है, एक ही संख्या है। समझ में आ रहा है। तो यह क्या होगा, यौगिक संख्या भी नहीं होगा। ओके, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि 1 जो है ना ही आपका क्या है, अभाज्य संख्या है और ना ही यौगिक संख्या है। समझ में आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के पॉइंट पे। यहाँ पे समझते हैं जो नेक्स्ट प्रकार है आपका संख्या का, वह क्या है, 10वां प्रकार, युग्म अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब देखते हैं कि युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कि ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। समझ में आ रहा है। क्या बोल रहा है कि 2 अभाज्य संख्याएं लीजिए, या क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए आप 11 और 13। ठीक है, यहाँ देखिए 13 भी आपका अभाज्य संख्या है क्योंकि यह 1 और 13 छुड़ा के किसी से भी विभाजित नहीं हो रही है। और आपकी 11 भी अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि यह भी आपका 1 और 11 छुड़ा के किसी से भी विभाजित नहीं होता है। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, 1 और 13 आपका अभाज्य संख्याएं हैं। अगर इन दोनों के बीच का अंतर या
बड़े संख्या में से छोटी संख्याओं को आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आना चाहिए अंतर? अगर 2 हुआ अंतर तो क्या होगा? वह युग्म अभाज्य संख्या कहलाएगी। यहाँ देखिए 13 में 11 आप माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? आपका 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर क्या आ गया आपका? या माइनस करने के बाद रिजल्ट क्या आया? 2 आया। इसका मतलब यह युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। समझ में आ रहा है? ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच अंतर क्या होता है? घटाव होता है बड़े संख्या में छोटी संख्या का। ओके, तो दो संख्याओं के बीच का अंतर या दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर अगर 2 हुआ तो वो दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी? युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ओके, इसका और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। क्या हो गया? 17 और 19 ले लीजिए। समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है? 17 + 2 करेंगे तो 19 हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लीजिए कितना? 41 और 43 ले सकते हो आप। ओके, यहाँ भी देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है? आपका दोनों के बीच का अंतर 2 है। समझ में आ रहा है? ये आपका एग्जाम्पल हो गया किस चीज़ का? युग्म अभाज्य संख्याओं का। समझ रहे हैं? ओके, इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं या क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? कि कौन सी युग्म अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा ऐसा है जो युग्म अभाज्य संख्या है? देखिए यहाँ पे सबके बीच में 2-2 का अंतर है। यहाँ पे देखिए 17 और 18 के बीच का तो 1 अंतर है, तो ये तो आप पहले काट दोगे। यहाँ पे 29 और 31 के बीच भी 2 का अंतर है। अब देखिए कि इनमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। यहाँ देखिए 14 आपका क्या है? यौगिक संख्या है। क्यों? क्योंकि यह 1 और 14 के अलावा और भी संख्याएं जिससे विभाजित हो रही है, जैसे 2 से भी विभाजित हो रही है यह। समझ में आ रहा है? 16 भी क्या? 1 और 16 के अलावा 2 से विभाजित हो रही है, तो यह दोनों तो यौगिक संख्या हो गई। लेकिन आपका युग्म अभाज्य संख्या होने का कंडीशन क्या था? ऐसी अभाज्य संख्याएं, मतलब जो संख्याएं का अंतर हम देखना है हमको, वह क्या होनी चाहिए? आपकी अभाज्य होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ये भी नहीं होगा क्योंकि यह यौगिक संख्या है इसमें। यहाँ देखिए 19 और 21 में देखिए 21 आपका 3 से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। 1 और 21 के अलावा यह 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो यह यौगिक संख्या हो जाएगा। 19 आपका क्या है? अभाज्य संख्या है, लेकिन इन दोनों को अभाज्य रहना था, लेकिन एक क्या हो गया? यौगिक हो गया, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब देखिए 1, 2, 3 आंसर कट गया, तो आपका चौथा आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते हो, या आप क्या करो चेक भी कर लो। 29 आपका देखिए अभाज्य संख्या है क्योंकि यह 1 और 29 से मात्र विभाजित हो रही है। और 31 क्या है आपका? अभाज्य संख्या है 31 भी, ठीक है, क्योंकि यह भी 1 और 31 से विभाजित हो रही है, तो आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? आपका 2 आ गया, ठीक है। तो यह आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अब चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 11वां प्रकार या लास्ट प्रकार संख्या का कौन सा है? सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब देखिए सह अभाज्य संख्या होती क्या है? कि ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक या मौसो बोल सकते हैं आप 1 हो, तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अथवा बोल सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट देखते हैं, उसके बाद सेकेंड पार्ट को देखेंगे। क्या बोल रहा है? कि ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, ठीक है। महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं? जैसे दो संख्याएं आपको दी हुई है, ठीक है। दो संख्याएं जैसे आपका 5 और 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो। महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं पहले, ठीक है। तो यह कितने? 5 × 1 5, शेष आपका 2 बच जाएगा। अब जो शेष बचता है उससे क्या करते हैं? भाजक जो है उसको भाग देते हैं, ठीक है। अब भाजक को भाग तब तक देते रहेंगे जब तक आपका शेष 0 ना बच जाए। तो यहाँ देखिए 2 से भाग दिए तो कितने? 2 बार में आपका 4 आया, और यहाँ क्या 1 बचा शेष। अब शेष जो बचा उससे किस में? भाजक में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे आएगा। अब ये कितने? 2 बार में पूरी तरह विभाजित हो गया। तो यहाँ देखिए आपका जो मौसो या बोल सकते हैं ये लास्ट जो आपका भाजक हुआ वह आपका मौसो कहलाएगा या महत्तम
अधिकतम समापवर्तक कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ये मौसो आपका एक हुआ दो संख्याओं के लिए, ठीक है, तो वह क्या होगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ऐसी सारी संख्याएं जिनका मौसो एक हो, ठीक है, या बोल सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनका मौसो एक हो, वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यह जरूरी नहीं है कि दोनों आपका अभाज्य संख्या होना चाहिए। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आपका एग्जाम्पल आपका 2 और 3 ले लीजिए, 5 और 7 ले लीजिए, ठीक है। आपका और क्या ले सकते हैं? 6 और 7 ले लीजिए, ठीक है। 9 और 10 ले लीजिए। समझ में आ रहा है? तो यह आपकी सह अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। या इसका दूसरा डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। क्या है दूसरा डेफिनेशन? कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है। क्या बोल रहा है? दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है, या आप बोल सकते हैं एक को छोड़ के। समझ में आ रहा है? अब देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? 10 और क्या लेते हैं? 9 को लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका 10 का गुणनखंड क्या होगा? आपका 10 का गुणनखंड होगा आपका 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। समझ में आ रहा है? और 9 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा, ठीक है। अब देखिए 1 को छोड़कर अगर इनमें कोई भी उभयनिष्ठ या समान बोल सकते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है, यहां देखिए हिंदी में क्या? कॉमन। कॉमन का मतलब समान। इन दोनों में कोई भी समान गुणनखंड अगर नहीं हुआ एक को छोड़ के, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगी? आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। यहां देखिए 2, 5, 10 और 3, 9 दोनों में कुछ भी समान नहीं है, ठीक है। तो इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक को छोड़ के, तो यह क्या हो जाएगा आपका? यह आपका सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं हम लोग। यहां पे देखिए 14 और 9 में आप देखना है, आपको पता करना है कि यह दोनों सह अभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है। तो इस कैसे पता करेंगे? एक तो देख लेंगे कि इन दोनों का मौसो एक है या नहीं है, ठीक है। और या आप कैसे पता करेंगे? इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल के, ठीक है। तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा? 7 होगा और क्या? 14 होगा। समझ में आ रहा है? और 9 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। अब देखिए क्या बोला गया है कि एक को छोड़कर, हमेशा याद रखिएगा, एक को छोड़कर अगर इसमें कोई भी समान गुणनखंड हुआ तो यह क्या हो जाएगा? सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हुआ, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दोनों में या समान गुणनखंड कोई भी नहीं हुआ, तो यह क्या हो जाएगा? सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। देखिए यहाँ 2, 7, 14 है और यहाँ 3 और 9 है, तो इन दोनों में कोई कॉमन नंबर नहीं है या समान संख्या नहीं है, तो यह क्या हो जाएगी? सह अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपको एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। क्या? 18 और 15। ओके, यहाँ पे देखिए आपको पता करने बोला कि यह दोनों सह अभाज्य संख्या है या नहीं। तो कैसे? एक तो आप इसका क्या मौसो निकाल सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड निकाल के उसमें आप क्या देखेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड का पता करेंगे। तो यहाँ इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और आपका इसमें 18 हो जाएगा। ओके, और 15 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए एक को तो आपको क्या करना है? छोड़ देना है, ठीक है। एक के बाद देखिए इसमें इन दोनों के गुणनखंड में कोई भी उभयनिष्ठ आ रहा है या नहीं, या कॉमन या समान आ रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसका मतलब इसके बीच में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ गया, ठीक है, या समान संख्या एक या समान गुणनखंड एक मिल गया आपको। इसका मतलब क्या होगा? यह सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। समझ में आ रहा है? यह होता है सह अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट या इसका विवरण। ओके, अब देखिए
इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संख्या सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं, या तो उसका मौसो क्या होना चाहिए, दोनों संख्याओं का मौसो 1 होना चाहिए। ठीक है, या क्या होना चाहिए, उन दोनों संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसका तात्पर्य क्या हुआ यह समझिए। इसका तात्पर्य हुआ कि एक को छुड़ा के ऐसी कोई संख्या नहीं हो जिनसे 8 में भी भाग लग जाए और 15 में भी भाग लग जाए। ठीक है, या यहाँ पे देखिए ऐसा कोई एक को छोड़कर संख्या नहीं होनी चाहिए जिससे आप 13 में भी भाग दे दो और 39 में भी भाग दे दो। यहाँ पे भी क्या बोला जाएगा, ऐसा संख्या नहीं होना चाहिए एक छुड़ा के जिससे आप 6 में भी भाग दे दो। ठीक है, तो पूरी तरह विभाजित हो जाए, और 24 में भाग दो तो 24 भी पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख के भी कुछ मतलब आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ 8 और 15 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि कोई एक को छोड़ के ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिससे आप 8 में भाग दो तो 8 भी पूरी तरह विभाजित हो जाए और आपका 15 भी पूरी तरह विभाजित हो जाए। आप अगर कैलकुलेशन भी करो तो ऐसा कोई भी संख्या आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप सेकेंड नंबर ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ देखिए 13 और 39 है। 13 से क्या आपका 13 भी पूरी तरह विभाजित हो रहा है एक बार में, और 39 भी 3 बार में पूरी तरह विभाजित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या आपका मौसो आपका या उभयनिष्ठ गुणनखंड जब आप निकालोगे तो आपका वह 13 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि 13 क्या कर रहा है, आपका पहली संख्या को भी पूरी तरह विभाजित कर दे रहा है और दूसरी संख्या को भी। समझ में आ रहा है? वैसे ही 6 और 24 को देखेंगे तो 6 से आपका इसमें भी भाग लग रहा है, पहली संख्या में भी, 6 में भी, और 6 से आपका 24 में भी भाग लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 6 इसका मौसो या उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 6 और 24 क्या होगा, सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। ओके, चौथे नंबर ऑप्शन में भी देखिए 5 और 25 है, तो 5 से आप 25 में भी भाग दे देंगे और 5 में भी भाग दे सकते हैं और पूरी तरह विभाजित करेंगे इसको। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 5 और 25 भी सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मौसो आपका क्या निकलना था, 1 निकलना था। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 1 नंबर लिख सकते हो, या आप सबका गुणनखंड निकाल के भी इस चीज़ को पता कर सकते हो। जैसे 8 का गुणनखंड या और 15 का निकालोगे तो क्या होगा, आपका 8 और 15 का निकालोगे, देखिए 1 2 4 और 8 आएगा। ठीक है, और 15 का क्या आएगा, 1 3 5 15। ओके, यहाँ देखिए 1 को तो छोड़ देना है, 1 को छोड़ के देखिए इन दोनों में कोई भी समान या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन जब आप इन दोनों में देखेंगे तो 13 और 39 का निकालिए। ओके, तो यहाँ देखिए क्या होगा, 1 और 13 इसका होगा। ठीक है, गुणनखंड। और सेकेंड नंबर का क्या होगा, 1 13 और 39 और 3। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए 13 और 13 गुणनखंड मिल गया, इसका मतलब क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी आपका ये आंसर आपका क्या होगा, नहीं होगा। अब 3 नंबर में देखिए 6 और 24 का निकालेंगे तो क्या होगा, 1 और 2 3 6 हो जाएगा इसका, और 24 का क्या होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 6 होगा 12 होगा 8 होगा। ठीक है, और कितना होगा, 24 होगा। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका 2 3 6 2 3 6 दोनों में आ रहा है, तो इसका क्या 2 3 6 क्या हो जाएगा, आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे। तो यह क्या आपका 1 आना था उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ भी 1 आता तभी तो यह सहभाज्य संख्या होता। नहीं आ रहा है 1, मतलब यह 3 नहीं होगा।
मतलब यहाँ पे क्या आना था, केवल 1 आना था, 13 नहीं आना था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब 3 नंबर भी नहीं होगा। यहाँ भी देखिए 2 3 6 आ रहा है, केवल 1 तो आ नहीं रहा है, तो यह भी नहीं होगा। 25 और 5 में भी वही केस है, 5 का देखेंगे तो क्या होगा, 1 और 5, और 25 का क्या हो जाएगा, 1 5 25, तो यहाँ पे 5 और 5 तो मिल रहा है। ओके, तो यह आपका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो यह भी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। ओके, चलिए अब देखते हैं सहअभाज्य संख्या के नेक्स्ट पॉइंट को। ओके, देखिए सहअभाज्य संख्या का नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि अगर एक संख्या पूरा पूरा विभाजित होता है किन्हीं दो सहअभाज्य संख्याओं से, तो वह इन दोनों संख्याओं के गुणनफल से भी पूरा पूरा विभाजित होगा। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा, ये हमेशा आपको काम आएगा। ठीक है, यह बहुत ही जगह पे आपको क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका 24। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, 24। यहां देखिए ये जो 24 है यह किससे आपका 2 से भी विभाजित हो रहा है। ओके, और यह किससे 3 से भी विभाजित हो रहा है। और यहाँ पे गौर करिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ 2 भी सहअभाज्य संख्या है और 3 भी, ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो मौसौ निकलेगा, क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो गए, 2 और 3 सहअभाज्य संख्या हो गए। अब देखिए सहअभाज्य संख्या हो गए तो क्या, यहाँ पे बोला गया है कि अगर एक संख्या पूरा पूरा विभाजित होती है किन्हीं दो सहअभाज्य संख्याओं से, तो 24 क्या 2 सहअभाज्य संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होती है, तो क्या बोल रहा है, तो वह इन दोनों संख्याओं के गुणनफल से भी पूरा पूरा विभाजित होगी। गुणनफल क्या होता है, 2 संख्याओं को जब गुना करते हैं तो उससे जो आपका रिजल्ट आता है। ओके, तो क्या बोल रहा है, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल से भी क्या आएगा, 6 से भी यह संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। यह आपका जो रूल है, नियम है, यही कह रहा है क्या, कि अगर एक संख्या, ठीक है, 2 सहअभाज्य संख्याओं से विभाजित हो रही है या पूरा पूरा विभाजित हो रही है, तो यह क्या, इन दोनों सहअभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भी पूरी तरह विभाजित होगी। गुणनफल क्या निकला इन दोनों संख्याओं का, 6 निकला, तो यह संख्या क्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। देखिए 24 में जब आप 6 से विभाजित करते हैं 24 को, तो क्या होता है, 4 बार में यह पूरा तरह विभाजित हो जाता है। ठीक है, 2 से भी यह 12 बार में पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, 3 से 8 बार में विभाजित हो जाएगी। तो समझ गए ये क्या हो रहा है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, ठीक है, आपका 48 एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, 48 एग्जाम्पल ले लिया है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यह क्या संख्या 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है, और 2 और 3 क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये जरूर याद रखिएगा कि वो दोनों सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल जो आएगा, ठीक है, गुना करने पे जो आएगा कितना आएगा आपका, 6 आएगा। तो यह संख्या जो है, यह संख्या आपका 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। तो 48 में जब 6 से भाग देंगे तो देखिएगा कितने बार में आपका ये 8 बार में पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। समझ में आ रहा है, तो यह क्या हो गया, 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो गई। तो यह नियम सही कह रहा है। समझ में आ रहा है। इसका एक और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं क्या, जैसे 24,324 ले लीजिए। समझ में आ रहा है। अब आप इसको देखिए कि ये कौन कौन 2 सहअभाज्य संख्याओं से विभाजित हो रहा है। ठीक है, और विभाजित हो रहा है तो क्या उन दोनों सहअभाज्य संख्याओं को गुना करने पे जो आपका गुणनफल आता है, क्या यह उससे भी विभाजित होता है। तो यह आपका टास्क है, यह आप करिए अपने से। अगर नहीं हो पाता है तो इसको क्वेरी सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद लास्ट में सबसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं सहअभाज्य संख्याओं पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ओके, क्वेश्चन है कि 2 संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि दोनों संख्याएं सर्वदा, पहला ऑप्शन क्या है, अभाज्य हैं। ठीक है, देखिए सहअभाज्य के लिए आपका क्या संख्या, 6 और 7 भी सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। समझ में आ रहा है। तो आपका क्या 6 और 7 जो लिखा हुआ है ये भी आपका सहअभाज्य हो सकता है, लेकिन यह 6 क्या आपका अभाज्य संख्या है, नहीं है।
ठीक है, लेकिन इन दोनों का आप बोल सकते हैं कि ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। समझ में आ रहा है? तो ये तो नहीं होगा। दूसरा भाज्य है, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या, एक को छोड़ के उनका कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये 4 नंबर क्या है, एक संख्या भाज्य तथा दूसरी संख्या अभाज्य है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस केस में 6 और 7 है। अगर जो हम 11 और 13 लेते हैं तो यहाँ देखिए दोनों संख्या अभाज्य आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, सर्वदा क्या रहना चाहिए, वो अभाज्य रहना चाहिए या भाज्य रहना चाहिए या क्या रहना चाहिए? तो आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा कि एक को छोड़ के उनका कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ओके, चलिए ये आंसर हो गया। यहाँ पे आपका ये सेक्शन समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ओके।